हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। और बेटा आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इवन स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो अब आज हम बात करने वाले हैं oogenesis की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले oogenesis से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट वन विल बी oogenesis। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे बेटा oogenesis, देन हम करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या आप यूं लिखिए इसको, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा इस चैप्टर का, दैट इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज oogenesis। ठीक है, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, oogenesis। सबसे पहली बात oogenesis में आपको पता होना चाहिए, oogenesis जो है इट स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियोनिक स्टेट। इट स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जो फीमेल चाइल्ड है वो जब मदर के वोम में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो है, तभी उसके अंदर जो है oogenesis दैट इज एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी कब स्टार्ट हो रही थी, प्यूबर्टी पे। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, मेल्स में, और मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी पे। बट फीमेल्स के अंदर ये एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और जब बच्चे का बर्थ होता है, जब वो छोटी बच्ची का बर्थ होता है, तब ये रुक जाती है। ठीक है, तब ये रुकी हुई होती है। उसके बाद फिर से एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये oogenesis वाली जो प्रोसेस है फिर से स्टार्ट होती है। मतलब इसमें फेजेस हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला है, एक प्यूबर्टी है। जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे एक बार स्टार्ट होने के बाद बंद नहीं होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो जी, तो हमने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द oogenesis, विच इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis जो है हमारी, इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, जहां पर when a couple of million gametes, that is mother cells या oogonia, ठीक है, when a couple of million gamete mother cells, that is oogonia, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, वहां यहाँ पर क्या है, oogonia, they are formed within हर एक ओवरी में ये बन जाते हैं। ठीक है, नो, अब जितने भी oogonia ये जो बनने थे, मदर सेल्स जो बनने थे बेटा, वो सब के सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही बनते हैं। बर्थ के बाद कोई भी एग ना ही बनता है, मतलब ये जो oogonia है ना ही बनता है, ना ही ऐड होता है। सो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। दीज सेल दे स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द prophase one of the meiotic division at get temporarily arrested at that stage। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब मैं बात करती हूँ बेटा oogenesis की, सो क्या था, जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ था, उसके पास क्या है बेटा, एग मदर सेल, जिसे हम oogonia कहते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, एग मदर सेल्स हैं जिन्हें हम oogonia कहते हैं। अब इस oogonia के अंदर होती है माइटोसिस। oogonia जो है बेटा उनके अंदर होगी माइटोसिस। जैसे अगर आपको याद हो, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई थी। ठीक है, फिर वो क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, यहां बन जाता है प्राइमरी oocyte।
ठीक है। माइटोसिस होने के बाद ऊगोनिया में क्या बनता है? सबसे पहले प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के अंदर स्टार्ट हो जाती है मियोसिस। मियोसिस स्टार्ट एंड अरेस्टेड एट meiosis starts and arrested at prophase 1 of meiosis 1। ठीक है, मियोसिस स्टार्ट हो गई, उसके बाद वो अरेस्ट हो जाती है बेटा प्रोफेज 1 और मियोसिस 1 जब बच्चे का बर्थ होता है। सो इसी फेज के अंदर प्रोफेज 1 में जो अरेस्टेड प्राइमरी oocyte है, इसी के साथ बच्चे का जन्म होता है। ठीक है बेटा, इसके आगे की जो डेवलपमेंट है वो कब होगी? इसके आगे की डेवलपमेंट होती है बेटा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एक चीज और आपको याद रखनी है, जो ये प्राइमरी oocyte बन तो गई है आपकी, मान लो कि ये था वो आपका प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte बनी है, प्राइमरी oocyte ये जो बनी है, इसके अराउंड एक सेल की लेयर बन जाती है जिसे कहते हैं हम ग्रेनुलोसा सेल लेयर, surrounded by a layer of cells called as granulosa cells। देखो ये आपका सेल था, इसके अराउंड एक ऐसे लेयर बन गई सेल की, दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्या? इसे बोला जाता है बेटा प्राइमरी फॉलिकल। इसे बोला जाएगा बेटा प्राइमरी फॉलिकल। व्हेन प्राइमरी oocyte इट गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स नोन एज द ग्रेनुलोसा सेल्स, देन ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। और एक और चीज, ये देखो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में जब बच्चे का बर्थ होता है, बट प्यूबर्टी तक आते आते इनमें अंदर बहुत सारे लाखों में ये फॉलिकल्स की डेथ हो जाते हैं। और प्यूबर्टी के टाइम पर हर एक ओवरी में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एट प्यूबर्टी ईच ओवरी contain 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। हर एक ओवरी में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब मान लो कि आ गई है प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा बेटा? FSH का लेवल इंक्रीज होगा, LH का लेवल इंक्रीज होगा, FSH और LH का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। दिस वाज द प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या था बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। इट विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। देखो पहले एक ही ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में ये जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है ये बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीपल लेयर बन जाएगी बेटा। एंड दिस मल्टीपल लेयर इज अगेन सराउंडेड बाय अ लेयर ऐसे। ठीक है बेटा, सो ये क्या था आपका? दिस वाज द प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ? मल्टी सेल्यूलर ग्रैनुलोसा लेयर बनी। दिस इज द मल्टी सेल्यूलर ग्रैनुलोसा सेल लेयर। बाहर जो ये व्हाइट कलर की लेयर बनी है इसे कहा जाएगा थीका। और ये जो प्राइमरी oocyte था इसमें हम क्या लिखेंगे? मियोसिस स्टार्ट्स
ठीक है, यहां पर जो मियोसिस प्रोफेज 1 में अटकी हुई थी बेटा, वो क्या हो जाएगी, मियोसिस 1 जो है वो रिज्यूम हो जाएगी। स्टार्ट नहीं लिखेंगे, इसको हम कह देते हैं कि मियोसिस 1 जो है वो रिज्यूम हो गई। मियोसिस 1 क्या हो गई बेटा, रिज्यूम हो गई। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर। चलो अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हमारा बन जाएगा यहां पे टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलपमेंट होती रहेगी और वो क्या बन जाएगा आपका, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, मान लो ये था आपका वो अंदर वाला सेल न्यूक्लियस, ठीक है, ये थी आपकी मल्टी सेल्यूलर लेयर, यहां पर एक ऐसे एंट्रम भी बन जाएगा, तो बाहर की जो लेयर थी बेटा वो दो में डिवाइड हो गई। दिस इज थीका इंटरना, और बाहर ये येलो लेयर बन गई है थीका एक्सटर्ना, ठीक है, इसे हम कहेंगे हम एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, कैसी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, और अंदर यहां पर सब क्या है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है। अंदर क्या थे बेटा, ये ग्रैनुलोसा सेल्स थे, ठीक है। सो जो बाहर थीका थी वो डिवाइड हो गई दो पार्ट में, थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना। अंदर एक एंट्रम बन गया, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है बेटा। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीटेड, और ये मियोसिस 1 कंप्लीट तो हुई, और यहां पर डिवीजन कैसी हुई है, अनइक्वल डिवीजन। कैसी हुई बेटा, अनइक्वल डिवीजन। यहां पर आपके दो सेल्स बने, दो सेल्स बने, एक छोटा सा और एक काफी बड़ा। इसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte। ये क्या बन गया बेटा, पहले प्राइमरी oocyte चल रहा था, अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई तो सेकेंडरी oocyte बन गया। क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी oocyte बन गया। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट कंटेन्स द मैक्सिमम बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, जो प्राइमरी oocyte का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म था वो कहां पर आ गया है, अब सेकेंडरी oocyte में आ गया। सो दिस इज द टर्शरी फॉलिकल, ये है बेटा टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद जो चीज बनेगी, इसके बाद जो चीज बनी है, दैट इज द ग्राफियन और द मैच्योर फॉलिकल। क्या बना बेटा, ग्राफियन और यू कैन से द मैच्योर फॉलिकल। अभी क्या बनेगा बेटा, ग्राफियन और यू कैन से द मैच्योर फॉलिकल। यहां पर जो आपकी वो सेकेंडरी oocyte थी वो अपने अराउंड एक लेयर बना लेगी। हेयर सेकेंडरी oocyte will form a acellular layer अराउंड इट, जिसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या है बेटा, एक ए सेल्यूलर लेयर है। जोना पेलुसिडा कैसी है, इट इज अ ए सेल्यूलर लेयर विच इज फॉर्म्ड अराउंड द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड अराउंड द सेकेंडरी oocyte। चलो अब हम ग्राफियन फॉलिकल की बात कर लेते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल आखिर दिख कैसे रहा है। ठीक है, ये है ग्राफियन फॉलिकल।
इसके अराउंड एक हम ए सेलुलर लेयर बना देंगे। ये यहाँ पे सेल थोड़े से इलोंगेटेड हैं, इन सेल्स को हम कहेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स। तो बेटा देखो, ये है आपकी सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर मियोसिस 2 अरेस्टेड है, अरेस्टेड एट प्रोफेज 2। इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हुई थी बट अरेस्ट हो गई एट द लेवल ऑफ प्रोफेज 2। ये व्हाइट वाली जो लेयर है दिस इज जोना पेलुसिडा। इसके अराउंड जो हल्के से लंबे सेल्स हैं इनको कहा जाता है कोरोना रेडियाटा। क्या कहा जाएगा बेटा? कोरोना रेडियाटा। और ये पूरी क्या है? एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, जिसे कहा जाता है लिकर फोलिक्यूलाई। क्या कहा जाएगा बेटा? लिकर फोलिक्यूलाई। ये है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, दिस इज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। बाहर वाली लेयर इज थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली लेयर इज थीका इंटरना। ठीक है, अब ये आपकी मैच्योर फॉलिकल है बेटा। अब जब क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन LH लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, सो क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन। क्या हो जाती है बेटा? ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ एग, या आप कह सकते हो इसको सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जैसे ही ओव्यूलेशन होती है बेटा, इंक्रीज ऑफ LH का, LH जो है उसका लेवल इंक्रीज होता है, वैसे ही क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन। दैट इज ये जो यहां से टूटेगा पूरा का पूरा, और ये ओव्यूल इतना पोर्शन विद कोरोना रेडियाटा ये निकल के बाहर भाग जाता है। कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ओव्यूलेशन। और जो रेमिनेंट है, ठीक है, रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, उसे कहा जाएगा बेटा, उसे कहा जाएगा कॉर्पस लूटियम। जो क्या सिक्रीट करता है? कॉर्पस लूटियम जो है बेटा क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन। और इस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, इट मेंटेन्स दी एंडोमेट्रियम। ये जो है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है बेटा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है, प्यूबर्टी पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से बन जाती है आपकी मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद जब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, देखो बेटा पूरी क्या है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से जो स्ट्रक्चर है निकल के रिलीज हो जाएगा, दैट इज नोन एज द ओव्यूलेशन। पीछे जो बच जाता है स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है कॉर्पस लूटियम। वो क्या सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? जो यूट्रस में अंदर वाली एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको
मेंटेन करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो यही सब हमारी बुक में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है इट सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शरी फॉलिकल, जिसके पास एंट्रम है, थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड होगी इनर थीका इंटरना में और एक्सटर्ना में, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte है विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइट एंड कंप्लीट्स इज फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, जो कि क्या है, एक अनइक्वल डिवीजन है। उससे क्या बनेगा, एक लार्ज हेप्लोइड सेकेंडरी oocyte बनेगा एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इट रिटेन्स द बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रोफियन फॉलिकल बनेगी, उसके अराउंड जोना पेलुसिडा बन जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ये देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखोगे ये प्राइमरी फॉलिकल थे, फिर यहाँ पे ये टर्शरी फॉलिकल दिखाया है, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल, इसमें ओव्यूलेशन हुई, दिस इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ये स्ट्रक्चर क्या बना, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। वैसे तो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है ये, ठीक है, उसके अलावा ये इनिबिन भी सिक्रीट करता है, बट मेन हार्मोन सिक्रीटेड इज द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, इट मेंटेन्स द कॉर्पस एंडोमेट्रियम। जब तक कॉर्पस लूटियम काम करेगा, ठीक है, मतलब जब तक एलएच का लेवल बढ़ा रहेगा कॉर्पस लूटियम काम करता रहेगा। लेकिन जब एलएच का लेवल कम हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, कॉर्पस एल्बिकेंस विच इज अ वाइट स्कार लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, एक वाइट स्कार लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, वाइट स्कार लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द, ये क्या है, आपकी oogenesis है। ये क्या है बेटा, आपकी oogenesis है। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर फिर से दिया हुआ है क्या, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, स्पर्मेटोगोनिया है। फिर उसके बाद क्या बनता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट जो 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। सिमिलरली यहाँ पे oogonia है, फीटल लाइफ के अंदर ही प्राइमरी oocyte बन गया है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, फर्स्ट म्योसिस कंप्लीट हो जाती है, अनइक्वल डिवीजन है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte के बाद देखो, अभी सेकेंडरी oocyte है, मैंने कहा था मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। जब इसके अंदर स्पर्म की एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, ओवम के अंदर, और बन जाएगी एक सेकेंड पोलर बॉडी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट लाइक मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसे कहा जाता है मिनार्क। पहली बार जब वुमेन में मेंस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग आती है, उसे कहा जाता है मिनार्क। In human females, menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is known as the menstrual cycle. First menstruation हुई, देखो बेटा, जो हम एवरेज साइकिल लेकर चलते हैं, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितनी है, 28 डेज की है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डे है, ये है फर्स्ट डे, यहां मैं कह देती हूं दिस इज दी 28 डे, यहां बीच में कह देते हैं 14th डे। यहां पर ये फर्स्ट 1 से लेकर 5 दिन तक बेटा होती है ब्लीडिंग। ठीक है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उस दिन हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 5 दिन तक ब्लीडिंग होगी, 3 से 5 दिन तक होती है। ठीक है, और यूं कह लो कि आप 3 से 5 दिन तक होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, फिर और साइक्लिक इवेंट चलेंगे। 14th डे पर जो है बेटा ओव्यूलेशन हो जाता है, अभी बताऊंगी कैसे होगा, और 28 डे पे साइकिल खत्म हो जाती है। अब खत्म होने का कैसा पता चलेगा, जब यहाँ पे फर्स्ट डे होगा, यहाँ पर फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, ब्लीडिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ब्लीडिंग डे, और फिर जब दोबारा से 28 दिन बाद पहला ब्लीडिंग डे आएगा, उस दिन हम कहेंगे नई साइकिल स्टार्ट हो गई। सो ये साइकिल कितनी होती है, 28 डेज की।
ठीक है। हर एक साइकिल के अंदर 1 ओवम इज रिलीज्ड, हर एक साइकिल में एक ही ओवम रिलीज होता है इन अ मंथ। ठीक है। अगर द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइकिल स्टार्ट्स, जो मैंने आपको बताया साइकिल जो है वो किससे स्टार्ट होती है बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज से, जो कि 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है। देखो देखो बेटा, यहां समझना है, हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, उसके बाद आता है फॉलिकुलर और द प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड होता है ओव्यूलेशन। ठीक है। और जो फोर्थ है हमारा दैट इज द लूटियल फेज, या फिर आप कह सकते हो इसको सिक्रीटरी फेज। सो क्या हुआ बेटा, मान लो साइकिल स्टार्ट हुई, फर्स्ट पहले 3 से 5 दिन में क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। उस टाइम पे आपको 4 चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, पिट्यूटरी हार्मोन कौन से रिलीज हो रहे हैं, ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, ओवेरियन ओवरी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, फॉलिकल्स, ठीक है, वहां पे हार्मोन्स कौन से रिलीज हो रहे हैं, और यूट्रस में क्या चेंज हो रहे हैं। देखो जब ब्लीडिंग हो रही थी तब FSH और LH दोनों का लेवल क्या था, कम था। ओवरी के अंदर अभी क्या है, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कम है, और नीचे यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग। चलो 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई, उसके बाद क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है धीरे धीरे वो FSH और LH सिक्रीट करना शुरू करती है। अब ये जो FSH है, FSH जो है आकर इन डेवलपिंग फॉलिकल्स पे काम करेगा, और ये फॉलिकल्स जो प्राइमरी साइड था वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी सेकेंडरी, टर्शरी एंड लास्ट में मैच्योर फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो गई बेटा, ओव्यूलेशन कब, 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। ठीक है। जब ये फॉलिकल्स मैच्योर होती थी, फॉलिकल्स जो है वो क्या रिलीज करना शुरू कर देती हैं, एस्ट्रोजन। फॉलिकल्स क्या रिलीज करती हैं, फॉलिकुलर सेल एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो है बेटा, ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग पे जाकर काम करेगा, और उनको क्या करवाएगा, जो सारी लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम थी पूरी शेड ऑफ हो जाती है, निकल जाती है ब्लीडिंग फेज में, अब उसको फिर से बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। ये करते करते 14th डे आया जिस पर LH सर्ज हुआ। क्या हुआ बेटा, LH सर्ज, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे ही LH सर्ज हुआ वैसे ही ओव्यूलेशन हो गई। ठीक है। ओव्यूलेशन देखो, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो जाता है, FSH और LH तीनों ही हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, ओव्यूलेशन हो गई। इसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम जो है इट इज मेंटेन्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करना शुरू कर देता है बेटा, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि जो नीचे एंडोमेट्रियम बन रही थी इसको मेंटेन करके रखना, इसको टूटने नहीं देना। ठीक है। फिर ये सब सीक्रेटरी फेज चलता रहता है। अब क्या होगा बेटा, अगर 2 दिन के अंदर जो एग रिलीज हुआ ये फर्टिलाइज हो गया, मतलब इसको स्पर्म मिल गया, तब तो ये कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा और इस एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, सो ये एंडोमेट्रियम जो है यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पस लूटियम का साइज श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया तो मतलब प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज हो रहा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए कोई हार्मोन नहीं बचेगा, और अल्टीमेटली यहां से फिर फर्स्ट डे से ये ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया, मतलब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। सो ये साइकिल जो है हर मंथ एक फीमेल के अंदर चलती है, हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है, हर मंथ चलती रहती है, और ये तब तक चलती है बेटा जब तक जो एग है उसको उसकी फ्यूजन ना हो जाए, उसकी क्या ना हो जाए बेटा, फ्यूजन ना हो जाए। क्लियर इतनी बात, क्लियर? चलो हो गया बेटा। चलो ये सब कुछ वही है बेटा, हम करवा चुके हैं, ये आपको मैं अभी आपको बता चुकी हूं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूं सब। हाँ बेटा, एक चीज और आपको याद रखनी है, एक चीज और आपको याद रखनी है कि देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुएशन हो गई भाई, उसे कहा जाता है मेनार्क, उसे क्या कहा जाता है बेटा, मेनार्क। बट धीरे धीरे क्या होगा, अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक वुमेन के अंदर बंद होना शुरू हो जाती है, एंड दैट फेज इज नोन एज द मीनोपोज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई उसे कहा जाता है बेटा मीनोपोज। कब होती है, अराउंड 50 ईयर्स लिखा है, हम इसको कह सकते हैं 45 to 50 ईयर ऑफ एज, 45 to 50 ईयर ऑफ एज। और एक चीज याद रखनी है, ये तो एक एंड हो गया, कब स्टार्ट हुई कब बंद हुई। अगर बीच में
बीच की एज में जो वुमेन सेक्सुअली एक्टिव है, अगर उसको बीच में कोई उसकी साइकिल मिस हो जाती है, मीन्स अगर वहाँ पर ब्लीडिंग फेज जो है वो नहीं आता है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब हो सकता है कि उसमें 2-3 रीजन होते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन, वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई पीछे की उनको पैथोलॉजिकल कंडीशन है, हो सकता है वुमेन को अनीमिया हो, स्ट्रेस कंडीशंस हो, और कोई प्रॉब्लम हो, तो उस केसेस में उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 4 phases. First phase is the bleeding or the menstruation phase. Second is the proliferative phase. थर्ड हो गया बेटा ओव्यूलेशन, उसके बाद आता है लूटियल और द सिक्रीटरी फेज। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। इसमें बेटा आपको ये जो है टाइम भी याद रखना है आपको कि 5 से लेकर, अब 6 से लेकर 13 तक या 14 तक आपका चलता है फोलिकुलर फेज। 14th डे पर जो है आपका क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन। फिर 15 से लेकर 29 या 28 डेज तक चलता है क्या? आपका लूटियल फेज और द सिक्रीटरी फेज। क्लियर बेटा? ऑल क्लियर? चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। देखो अभी हमने एक बात की कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मान लो अभी एक ओवम रिलीज हुआ 14th डे पर, उसको रिलीज होने के बाद उसको मिल गया बेटा एग रिलीज हुआ और उसको मिल गया स्पर्म। तो अब उन दोनों में क्या होगी? फ्यूजन होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसकी क्या होने वाली है? इम्प्लांटेशन। देखो ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस सीमेन जो है इट इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और द वजाइना, जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। अब स्पर्म्स जो हैं वो बहुत रैपिडली दे स्विम रैपिडली, ठीक है। Sperms are motile, swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। और कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? एम्प्यूला में। और आपको पता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर जब एग है और उसी टाइम पर अगर स्पर्म आ गया तब तो होगी फर्टिलाइजेशन, वरना नहीं होगी, ठीक है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरीज ट्रांसपोर्टेड इनटू द एम्प्यूलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। Fertilization can only occur if the ovum and sperm they are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिर्फ एम्प्यूला में ही हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि जब एम्प्यूला में एग है उस टाइम स्पर्म भी आ जाए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हर फर्टिलाइजेशन मतलब हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से वुमेन जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बेटा। वुमेन सिर्फ तभी प्रेग्नेंट होगी जब एम्प्यूला के अंदर एग है और उसी टाइम पे उसको स्पर्म मिल जाए, तभी वहां पर फ्यूजन पॉसिबल है। इसलिए all sexual intercourse, all copulation does not lead to fertilization and does not lead to the pregnancy. Now, the process of fusion of the sperm and ovum is called fertilization. During fertilization के टाइम पे क्या होता है बेटा? sperm जो है it comes in contact with the zona pellucida layer of the egg. अब ये egg के अराउंड हमने बताया था आपको कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है, दिस वन इज द जोना पेलुसिडा लेयर, और जोना पेलुसिडा और एग के बीच में खाली स्पेस होता है जिसे कहा जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। A sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce change in the membrane that block द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और ये क्या करता है बेटा? जैसे ही जोना पेलुसिडा के साथ देखो ये वाला स्पर्म जो है इसके साथ अटैच हुआ, टच किया, वैसे ही यहाँ पे एक तो स्पर्म जो है क्या रिलीज करेगा? एक्रोसोम रिलीजेस स्पर्म लाइसेंस, एंजाइम रिलीज करेगा जो उसके हेड में थे। वो एंजाइम क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा सबको तोड़ता हुआ, डाइजेस्ट करता हुआ एग की मेम्ब्रेन को टच करेगा। जैसे ही इस एग की मेम्ब्रेन को ये स्पर्म टच करता है, वैसे ही ये जो जोना पेलुसिडा है बेटा ये हो जाती है हार्ड, ताकि और कोई स्पर्म इसके एंटर ना कर पाए, ठीक है। सो एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म. This ensures that only one sperm fertilize an ovum, that is there should be the monospermy. क्या हो बेटा? मोनोस्पर्मी.
द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, ये एक्रोसोम की जो सिक्रीशन है ये हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और जैसे ही ये स्पर्म उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है वैसे ही oocyte जो मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 पे अरेस्टेड था वहां वो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रॉपर ओवम और एग के अंदर। Induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and result in formation of the second polar body and haploid ovum जिसको हम ooted कहते हैं। ठीक है, soon haploid nucleus जो था sperm का, ठीक है, एंड दैट ऑफ द फ्यूजन, दे स्पर्म और एग का न्यूक्लियस जो फ्यूज कर जाएंगे और ये क्या बना देंगे बेटा, डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बना देंगे, डिप्लॉयड जाइगोट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं स्पर्म की बात करूं, मेल्स की बात करते हैं, चलो मेल्स क्या होते हैं बेटा, एक्स वाई। फीमेल्स क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं भाई एक्स एक्स। अब जब स्पर्म बनते हैं आपको पता है स्पर्म कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, सो क्या होगा बेटा, 2 स्पर्म के पास आते हैं एक्स क्रोमोसोम, 2 के पास आएंगे वाई क्रोमोसोम। जिसके पास एक्स आया है उसको हम बोलते हैं गायनोस्पर्म और जिसके पास वाई है उसको हम बोलते हैं बेटा एंड्रोस्पर्म। के पास वाई है उसको हम बोलते हैं क्या, एंड्रोस्पर्म। ठीक है, अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल में तो एक ही एग बनेगा, वो भी एक्स वाला, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही एग बनेगा। अब देखो, अब फ्यूजन होनी है मेल के स्पर्म्स की, ठीक है, और फीमेल के एग की, मेल स्पर्म और फीमेल के एग की। ठीक है, अब देखो अगर ये गायनोस्पर्म, अगर ये क्या बना बेटा, जो जाइगोट बनेगा वो एक्स एक्स होगा 2n, इसकी फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो एक्स वाई होगा 2n। एक्स वाई का मतलब क्या है, ये बना बॉय, और एक्स एक्स का मतलब क्या है, ये बन गई है गर्ल, ये बन गई है गर्ल। ठीक है, सो ये किसका था बेटा, मेल का, ये किसका था, मेल का। सो मेल का जो स्पर्म है वही डिसाइड करेगा बच्चा मेल होगा या फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास तो हमेशा एक्स ही रहेगा, फीमेल के पास जो है एग में तो हमेशा एक्स ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि जो स्पर्म है वो कौन से वाला आया है, क्या वो एक्स वाला स्पर्म आया है, क्या वो वाई वाला स्पर्म आया है। तो मेल के स्पर्म से डिटरमाइन होगा सेक्स ऑफ द फीटस। तो जो ये लोग कहते हैं कि इसको सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, भाई उसमें उसकी गलती नहीं है, उस फीमेल के पास हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम है। अब वो मेल पे डिपेंड करता है कि मेल का वाई वाला गया या एक्स वाला गया। समझ आई? सो जो सेक्स ऑफ द फीटस है इट इज ओनली डिटरमाइंड बाय द मेल्स एंड नॉट बाय द फीमेल्स। ठीक है बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लीवेज। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीवेज। देखो बेटा आपका क्या था, देखो यहाँ पे ये ओवम है, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, सो यहाँ पे ये क्या बन गया होगा, जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हुई, जाइगोट के अंदर बेटा डिवीजन होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, इन डिवीजन्स को हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन द डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, डिवाइड हो गए, जो सेल्स बन रहे हैं इन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। सो ये सेल्स ने डिवाइड करना शुरू किया, 2 2 से 4 4 से 8 8 से बनते हैं बेटा 16। ये जो 8 to 16 सेल स्टेज है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो है इसे कहा जाता है मोर्यूला स्टेज। इसे कहा जाता है बेटा मोर्यूला स्टेज। ठीक है, और ये 8 to 16 सेल स्टेज आ जाती है आपकी कहां पर, यूट्रस के अंदर। कहां आ गई बेटा, यूट्रस में। देखो यहां पर फर्टिलाइजेशन हुई अम्पूला में, जाइगोट बना, डिवीजन स्टार्ट हो गई, साथ साथ में डिवाइड करें, साथ साथ में फैलोपियन ट्यूब में मूव कर रहे हैं। जब वे 8 से 16 की सेल्स बन जाते हैं तब वो यूट्रस में आ गए हैं। अब ये सेल्स जो हैं
खुद को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये बाहर वाले जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है बेटा ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर वाले सेल्स हैं इन्हें बोला जाता है इनर सेल मास। ठीक है, और ये जो है दिस इज द ब्लास्टोसील। ये कैविटी जो है इसे बोला जाएगा ब्लास्टोसील। ये जो इनर सेल मास है इट गिव राइज टू एम्ब्रियो। जो बच्चा है एम्ब्रियो है वो इससे ही बनेगा, इनर सेल मास से। और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इट गिव राइज टू जर्म लेयर्स, सॉरी इट गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आपको पता होगा बेटा, कोरियोन है, ठीक है, एलेंटॉयज है, योक सैक है, ये सब जो बनता है वो ट्रोफोब्लास्ट में आता है। ये बाहर वाली लेयर जो अंदर इनर सेल मास है इससे बनता है पूरा का पूरा एम्ब्रियो। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर मैंने आप तक बताया था, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद जो ये आपका यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम पे जाकर ये अटैच हुआ, ठीक है, और यूट्रस की लाइनिंग जो है वो भी इसके अराउंड बननी स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस के सेल्स फटाफट से डिवाइड कर देते हैं, इसके अराउंड इसको पूरा कवर कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंकिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और अब वुमेन को हम क्या कह सकते हैं कि वो हो गई है प्रेग्नेंट। ठीक है, देखो 6 to 18 सेल्स को हम क्या कह देते हैं बेटा? मोर्यूला कह देते हैं। द मोर्यूला इट कंटिन्यू टू डिवाइड, ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। किसमें कन्वर्ट हो गई? ब्लास्टोसिस्ट में। एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट दे अरेंज देमसेल्व्स इनटू द आउटर लेयर दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं? इनर सेल मास। ठीक है, अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो जाकर एंडोमेट्रियम से अटैच कर जाएगी, ठीक है, और जो इनर सेल मास है दे डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही अटैचमेंट हुई जो यूट्रस के सेल थे वो डिवाइड करेंगे और फटाफट से उस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देंगे। द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट जो है इट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। और इसी से क्या होती है बेटा? प्रेगनेंसी। इसी से क्या होती है? प्रेगनेंसी। आई होप इतनी बात क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। देखो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड एज द कोरियोनिक विल्लाई। देखो एक चीज बनाओ, देखो बेटा जो इनर सेल मास था, जो इनर सेल मास था उसने तो ये एम्ब्रियो बना लिया, इनर सेल मास ने एम्ब्रियो बना लिया। इसके अराउंड एक ऐसे लेयर बनाओ, ठीक है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी ये आगे जाकर इस टाइप से फिंगर लाइक की प्रोजेक्शन बना देती है, ठीक है, और यहां पर आपका पड़ा है सारा का सारा मैटरनल टिश्यू। दिस इज द maternal tissue, this is chorionic villi। ये कोरियोनिक विलाई है, वो मैटरनल टिश्यू है। एक काम करते हैं मैटरनल टिश्यू लिखते हैं हम यहाँ पे। दिस इज द मैटरनल टिश्यू। दोनों एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? प्लेसेंटा। क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। अब एक समझने की चीज ये है बेटा, ये तो हो गई आपकी ट्रोफोब्लास्ट जिसने कोरियोनिक विलाई बना ली। दिस इज द एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो यहां से इस टाइप से अटैच करेगा, ठीक है। एम्ब्रियो जो है बेटा यहां पर ऐसे जाएगा, एम्ब्रियो से जाएगी एक अम्बिलिकल कोड, और उस अम्बिलिकल कोड के अराउंड होंगी कुछ ब्लड वेसल्स, ठीक है, और यहां से होने वाला है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है।
यहाँ से सारा न्यूट्रिशन अंदर आएगा। तो प्लेसेंटा से क्या हुआ, दिस कोरियोनिक विलाई और मेटरनल पार्ट जो है उन्होंने मिलकर बना दिया प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है, चलो भाई एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन एम्ब्रियो तो इतनी दूर है, एम्ब्रियो तक ये सब चीज कौन लेके जाएगा बेटा, ये जाती है थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है, दिस इज दी अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के पास क्या होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एक अम्बिलिकल वेन होती है, वहां से पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। सो दिस इज नोन एज द प्लेसेंटा। इसे क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा कहते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड ऐसे with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo, fetus and maternal body, जिसे कहा जाएगा बेटा प्लेसेंटा, जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। एंड दे ज्वाइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसे कहा जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है एम्ब्रियो के पास, एंड ऑल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब प्लेसेंटा जो है इट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो through the umbilical cord, किसके थ्रू, umbilical cord, which helps in the transport of the substances to and from the embryo. प्लेसेंटा जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, also act as the endocrine tissue। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है, हॉर्मोन्स लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, वन इज HCG, another one is HPL, that is human placental lactogen, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेसेंटा कौन से हार्मोन रिलीज करता है, तो आपको याद रखना है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जब प्रेगनेंसी को काफी टाइम हो जाता है, मान लो इन द 3rd ट्राइमेस्टर लास्ट में, एक हार्मोन दैट इज रिलैक्सिन इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय द ओवरी। ओवरी में भी कहां पर बेटा, कॉर्पस लूटियम, ओवरी में भी कौन, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, ये कुछ हॉर्मोन्स हैं लाइक HCG, HPL and relaxin, they are produced in women only during the pregnancy. In addition, during pregnancy the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are also increased several fold in the maternal blood. ये आपका नीट 22 का क्वेश्चन है बेटा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इनका लेवल तो इंक्रीज होता ही है बेटा, इसके अलावा कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इनका लेवल भी मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सब लेवल जो है जरूरी है फीटल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, वुमेन के अंदर जो इतना मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज एम्ब्रियो, ये क्या है बीच में, दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो है कोरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई बन गई है। ठीक है, पीछे की तरफ यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वो बना रखे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दैट इज योक सैक की कैविटी है, दिस इज एम्ब्रियो। और ये सारा जहां पर ये एम्ब्रियो बना पड़ा हुआ है, दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या कहते हैं बेटा, इसको एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे हम वाटर बैग कह देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, अब जो आपकी जो इनर सेल मास था वो भी डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता था बेटा। ठीक है, एम्ब्रियो हमने बता दिया, डिफ्रेंशिएट करके उसने सेल 3 जर्म लेयर बनाई, वहां से सारे सेल्स बने, टिश्यूज बने, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना। सो अब हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो हर मंथ वाइज कैसे हो रही है। ठीक है, सो देखो, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, बस 1 महीना 4 हफ्ते, द एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। ठीक है, एक फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही बेटा 4 हफ्ते के बाद ही जो बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका हार्ट बन जाता है। और किसी भी ग्रोइंग फीटस की देखने के लिए कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं, डॉक्टर क्या करता है, थ्रू स्टेथोस्कोप, पेट के थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू ही बच्चे की हार्ट बीट जो है वो सुन लेता है। Growing fetus may be first sign of the growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. Now, by the end of 2nd month of pregnancy,
ठीक है, अब क्या हो गया बेटा, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, मतलब 8 हफ्ते हो गए हैं, फीटस की जो लिम्स हैं और जो डिजिट्स हैं वो बन गई हैं। ठीक है, अब नाउ बाय द एंड ऑफ द 12 वीक और द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक और द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 महीने हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल लिम्स बन चुका है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो बन चुके हैं। जो पहली मूवमेंट है फीटस की, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में देखो बेटा 3 महीने हो चुके हैं, अब 5वां महीना इन्होंने बता दिया सीधा। तब क्या होगा, फीटस के पहली मूवमेंट, बच्चा जो है ना थोड़ा सा हाथ पांव मारना शुरू करेगा, जो मदर है उसको पता चल जाएगा, और साथ में क्या होगा, उसके पूरे हेड पर जो है हेयर आ चुके होते हैं। नाउ बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, 2 ट्राइमेस्टर पता है प्रेगनेंसी जो होती है 9 मंथ की, उसको ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ, सेकंड 3 मंथ, थर्ड 3 मंथ, सो पूरे 9 महीनों को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम बात करें जब सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक्स खत्म हो चुके हैं, सो बच्चे की पूरी बॉडी इट इज कवर्ड विद द फाइन हेयर। आईलिड्स जो हैं ये आईलिड्स सेपरेट हो गई हैं, आई लैशेज जो हैं वो भी बन गई हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ फीटस जो है वो फुली ग्रोन है और अब उसका क्या हो जाएगी, डिलीवरी के लिए वो रेडी है। सो अब करवा देते हैं बेटा डिलीवरी, दैट इज पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन। अगर मैं एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज जेस्टेशन पीरियड, इट इज 9 मंथ। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। होता क्या है, ये जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है बेटा, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये क्या है बेटा, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब कि क्या हुआ, देखो समझो एक बात, जैसे ही बच्चे की फुल ग्रोथ हो जाती है, बच्चा थोड़ा ज्यादा हिलना शुरू करता है, बच्चा हिलता है तो जो हमारी यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन हुई, सो नर्व्स वो इंफॉर्मेशन लेकर चली जाती है किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि बर्थ हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन फीमेल के यूट्रस के पास आता है और वहां पर मायोमेट्रियम, दैट इज जहां पे स्मूथ मसल्स थी, उनको करवाएगा बेटा कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स की क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे जैसे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, बच्चे पे और भी ज्यादा क्या होता है, बाहर निकलने के लिए ऐसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा इंफॉर्मेशन, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होगा। सो ये साइकिल चलती है और एक टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और बच्चा जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाय द सर्वाइकल कैनाल प्लस द वजाइना। ठीक है, सो vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy called expulsion delivery of the fetus. This process of the delivery is known as the parturition. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. जो पहला सिग्नल है पार्ट्यूशन का वो कहां से अराइज होता है बेटा, फुली डेवलप फीटस, वही क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। दोस्तों फर्स्ट साइन ऑफ द पार्ट्यूशन डेवलप्स फ्रॉम द फुली अराइज फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जिसे क्या कहा जाता है बेटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये इससे क्या होगा, दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन जो है वो किस पे एक्ट करता है, यूट्राइन मसल, और कौन सी मसल, smooth muscles, and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of the oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin continues, resulting in stronger and stronger contraction, and ultimately जो बेबी है उसका बर्थ हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, और जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा थी वो भी बाहर आ जाती है, जिसको कट करके उसे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. तो आपको याद रखना है पार्ट्यूशन जो है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है और यहाँ पर एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आ जाता है बेटा इस टॉपिक में लास्ट जो है, दैट इज द लैक्टेशन। लैक्टेशन, जो मेमरी ग्लैंड है बेटा फीमेल के, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लैक्टेशन। जो एल्वियोलाइज सेल थे वो एग मिल्क सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है बेटा, प्रोलैक्टिन, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन। ये मिल्क सिक्रीशन के लिए चाहिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है बेटा, ये मिल्क के लेट डाउन, मिल्क जो है निप्पल से बाहर आए उसके लिए चाहिए, ठीक है। सो दिस हेल्प इन द मदर फीडिंग, ये तो हो गया। जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। उसे क्या कहा जाता है बेटा, कोलेस्ट्रॉम, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। कौन सी एंटीबॉडी, सिक्रीटरी एंटीबॉडी विच इज IgA, ठीक है, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती है। उससे उसको क्या मिलती है, डायरेक्ट इम्यूनिटी। कौन सी, कैसी इम्यूनिटी मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ऑफ द ग्रोथ इज इन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी, ठीक है बेटा। सो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड है उसके सेल्स में डिफरेंशिएशन हो रही है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था HPL रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, वो सेल्स आके मेमरी ग्लैंड पे काम करती हैं और उनका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और आफ्टर द जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जो आपका मेमरी ग्लैंड है वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये क्या करवाता है, मिल्क की सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करवाता है, ब्रेस्ट में से मिल्क का लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन करवाता है, ठीक है बेटा। सो ये था आपका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं हमारी NCERT में जो दिए हैं। सो बेटा ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। ह्यूमन जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ह्यूमंस हैं जो क्या है, वे आर विविपेरस, है ना, यंग वन को बर्थ देते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है बेटा, ह्यूमंस में बॉडी के अंदर होती है, तो इंटरनल। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड टू N होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज द ओव्यूलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड by a hormone known as the LH, that is luteinizing hormone. The fusion of male and female gamete is known as the fertilization. Fertilization take place in the ampulla, ठीक है। zygote divide to form that which is implanted in uterus। तो क्या इम्प्लांट होता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कौन सा स्ट्रक्चर था, जहां पर दो सेल लाइनिंग थी, एक बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट और अंदर इनर सेल मास, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, ठीक है बेटा, क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबल्ड, उसमें आप बना सकते हो, बीच में पेनिस हो जाएगी, साइड में आपका स्पर्म टेस्टिस हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना सकते हैं, 2 ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस, और सबको अच्छे से डिफाइन करना है। राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। मैंने आपको बताया था टेस्टिस का काम क्या है, एक तो गैमेट बनाना, दूसरा हार्मोन। सिमिलरली ओवरी का काम भी क्या है, गैमेट बनाना और हार्मोन रिलीज करना, मींस दे आर द मिक्स्ड ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बेटा ये मैंने आपको बहुत बढ़िया सा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, वही बना देना सेम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में आप क्या करोगे, जर्मिनल एपिथेलियम बताओगे कि उसमें माइटोसिस होती है, टाइप 1 टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पर्मेटोसाइट का जो है साइज इंक्रीज होता है स्पर्मेटोगोनिया का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर वहां पे म्योसिस होती है, 2 इक्वेशनल डिवीजन होंगी, नहीं, एक इक्वेशनल डिवीजन, एक रिडक्शनल और एक इक्वेशनल डिवीजन। स्पर्मेटिड बन जाएगी, स्पर्मेटिड से होगा स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब कन्वर्जन हो जाएगा उसका इनटू द स्पर्म। ये पूरी प्रोसेस आप यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है।
फिर हमसे पूछा है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म, या हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। Release of sperm from the seminiferous tubule is known as the spermatogenesis. फिर है बेटा ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम तो भाई हमने बहुत बढ़िया बनाया था, फटाफट से उसका डायग्राम बना देना। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेमाइनल प्लाज्मा? सेमाइनल प्लाज्मा किसका बना है बेटा? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेमाइन, अच्छा प्लाज्मा पूछा है बेटा। सो मेजर कंपोनेंट्स में आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे फ्रक्टोज प्रेजेंट है ना, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ये सब आप कुछ लिख सकते हो। म्यूकस प्रेजेंट है विच इज सिक्रीटेड बाय द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये सब कुछ मेन कंपोनेंट्स जो हैं और कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द मेन असेसरी डक्ट एंड ग्लैंड? मेल असेसरी डक्ट क्या काम था इनका? एक तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म। ग्लैंड्स का काम क्या था बेटा? जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का काम क्या था? ये रिलीज करती थी क्या? सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं ये, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है। वहां पे फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिट्रिक एसिड है, म्यूकस है। oogenesis बेटा ये तो मैंने आपको आज ही करवाया है, पूरा oogenesis बताना क्या होता है। और अकाउंट, ब्रीफ अकाउंट ऑन oogenesis प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल जो मैंने बनवाए थे वो बना देना इसमें। फिर ओवरी का डायग्राम बनाना है। ओवरी का आप बना सकते हैं जिसके अंदर आप वो सारे फॉलिकल्स जो हैं ओवरी में बना देंगे। बाहर की तरफ कोर्टेक्स दिखाएंगे, अंदर की तरफ मेड्यूला। फिर ग्राफियन फॉलिकल का जो मैंने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का बनाएंगे आप। फंक्शन बताना है बेटा किसका? कॉर्पस लूटियम का। कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है बेटा? जो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है। अब एंडोमेट्रियम के दो काम हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट किया जाता है ताकि बाद में यहाँ पर क्या हो सके? इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है बेटा? कप लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट है एक्रोसोम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म लाइसिन मतलब एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। स्पर्म टेल, स्पर्म की टेल की बात करें तो ये काफी लंबी होती है। पूरे स्पर्म में अगर कहीं साइटोप्लाज्म मिलता है तो स्पर्म की टेल में बनता है और काफी ज्यादा मोटाइल होती है ताकि स्पर्म जो है फीमेल के यूट्रस के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्विम कर सकें। फिर आता है बेटा फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या था? एक्सटेंशन इनफंडिबुलम, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब था उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम, उसके वहां पे क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिए। और ये फिम्ब्रिए क्या करती हैं? जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है बाय द ओवरी, तो ये फिम्ब्रिए उस एग को पकड़ लेती हैं और आगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसका ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ठीक है बेटा। सो ये थे आपके एनसीईआरटी डिस्कशन क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, कुछ घूमे हुए क्वेश्चन है नहीं, ठीक बेटा। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने एनसीईआरटी पंच है तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमने की है बेटा, साथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी की है। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से पढ़ भी लेना इसको, अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लेना, अच्छे से बुक रिवाइज कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।